बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 2 जून है। इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके इल्म में है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर बहुत ही कड़ा वक्त चल रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो वाक़यात हुए हैं उससे अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले जो 48 घंटे हैं वो कितने अहम होंगे सारे मामले पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ हिस्सों में बट रही है और जो परवेज़ खटक साहब वाली डेवलपमेंट हुई है वो 53 सेकंड की गुफ्तगू, वो उतरे हुए चेहरे, ये दूसरी पुरस्रार अलहदगी है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के प्लान्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में विद इन द पार्टी क्या कुछ चल रहा है, क्या एफ़र्ट्स चल रहे हैं। फिर मुल्तान वाले जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना है। उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी, उन्होंने मुलाकात की अडियाला जेल में, उसके बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। फिर इन्हीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इंटरेस्टिंगली उसके कुछ ही वक्त के बाद मोनिस इलाही, उनके फ़र्जंद, वो ट्वीट करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ निभाने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि पार्टी को नहीं छोड़ा जा रहा। मैं आपके सामने ज़रा एक कॉन्टेक्स्ट रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों एक दूसरी पुरस्रार अलहदगी है। लेकिन लगता है कि इस अलहदगी के लिए कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की गई थी। इससे पहले जो पुरस्रार अलहदगी थी वो असद उमर साहब की थी और इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की चैमगोइयाँ चल रही हैं। अब आपके इल्म में है कि एक ग्रुप जो है वो अब तश्कील पाता हुआ नज़र आ रहा है, जो फवाद चौधरी साहब की, जिसमें बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। फवाद चौधरी हैं, उनके साथ आपने देखा कि इमरान इस्माइल साहब सिंध से, साथ में मौलवी महमूद और आमिर कियानी साहब की भी बात की जा रही है कि वो गए और उन्होंने जाकर शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में कई घंटे तवील उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं। वहाँ पर से ज़ाहिर है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और बाहर आकर जो उन्होंने प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने सवालात भी नहीं लिए, उसमें फवाद चौधरी ने यह दावा किया कि पार्टी के बहुत से रहनुमाओं के साथ उनके राब्ते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के नाम लिए, जिसमें असद कैसर का, परवेज़ खटक का नाम भी था, जिसमें हमाद अजहर का नाम था, जिसमें असद उमर का नाम था, दीगर लोगों के नाम थे, फ़ारूक हबीब का नाम था। और इन तमाम लोगों ने तरदीद कर दी कि जनाब गुफ्तगू अगर हुई भी है तो वो तो मशावरत थी, कोई और थी, और जिस ज़मीन में बात कर रहे हैं फवाद चौधरी, ऐसा था कोई रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, एक ये एफर्ट है। दूसरा है जहांगीर तरीन साहब, वो अपनी पार्टी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और जहांगीर तरीन के साथ बहुत सारे लोग मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी शामिल हैं। तो एक डेरा जो है वो लाहौर में लगा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने लाहौर में डेरा जमा लिया, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। फिर काफ लीग जो है वो सरगर्म है और उसमें जो साबिक गवर्नर हैं चौधरी सरवर, वो कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा दो। तो अब एक वाज़े एफर्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो अब नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो रैंक्स हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो उसके नोटेबल्स हैं या पार्टी स्टॉलवर्ड्स जिनको कहा जाता है, वो टूटेंगे, वो मुख्तलिफ जमातों में जाएंगे, मुख्तलिफ धड़ों में बटेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में बट जाएगी। किसी एक यूनिट के तौर पर इसको शायद कोई लीड नहीं कर पाएगा और जो लोग पार्टी में बच जाएंगे फिर वो इमरान खान साहब के जानशीन के तौर पर करेंगे। मैं आपके सामने वो एग्जैक्ट जुमले रखना चाहता हूँ और फिर मैं आपका के सामने कंपैरिजन रखूंगा कि जो असद उमर साहब जब छोड़कर गए थे उनकी अलहदगी और परवेज़ खटक साहब की अलहदगी एक तर्ज की है, लेकिन ये जो तर्ज है, इस तर्ज में भी दो मज़ीद तर्जें मौजूद हैं जो गुफ्तगू की। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, इमरान खान साहब ने ये दावा किया, ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कमेटी का ऐलान किया था और उस कमेटी के दो इंतहाई सीनियर रुकन परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब जो हैं उनको मुज़ाकरात के लिए, मैं एग्जैक्ट ट्वीट रख देता हूँ, मुज़ाकरात के लिए एजेंसियों ने, खान साहब ने ये कहा कि मेरी जानिब से कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी के दो सीनियर अरकान परवेज़ खटक और असद कैसर को इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। अब उन्हें एक सेफ हाउस में गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया गया है और रिहाई के बदले तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जंगल के कानून में जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चलता है और कमज़ोर के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उसके बाद जो है वो बहुत सारे तबसरे चलने लगे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर। कुछ लोगों ने असद कैसर साहब के जो तर्जुमान हैं उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि 11 बजे से असद कैसर साहब एक नामालूम जगह पर गए हुए हैं किसी से मिलने के
کے لیے اور ان سے ہمارا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ خبریں چلنے لگ گئی۔ اسی دوران میں اپنا موبائل فون کی اسکرین دیکھ رہا تھا، پروگرام کے بعد کا وقت ہے اور 9 بجے کے بعد اچانک ایک دعوت نامہ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے پریس کلب، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی طرف سے، کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی کہ 9:45 پر دو اہم ترین رہنما، اچھا دو بھی نہیں لکھا بلکہ کہا گیا کہ اہم ترین، پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما جو ہے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 9:45 پر، یعنی کہ 9:45 بجے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر وہ جو ایک جادوئی کرسی ہے، وہاں پر جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ لگ بھگ ایک ہی طرح کی گفتگو کرتا ہے، جملے بولتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق توڑ کر، عمران خان صاحب سے تعلق توڑ کر یا ان کے اوپر الزام لگا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اب میں کیونکہ گھر راولپنڈی واپسی کے راستے میں تھا تو میں نے فوراً جو ہے وہ فون کال کی جو صدر نیشنل پریس کلب ہیں انور رضا صاحب، میں نے ان سے کہا کہ یہ کون سے اہم ترین رہنما ہیں جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے گاڑی واپس موڑ لی، میں نے کہا کہ فوری طور پر نیشنل پریس کلب جایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ دو صاحبان کیا گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جانا بہت معنی رکھتا ہے۔ خیبر پختونخوا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ ہے، وہ تو نظر آتا ہے کہ دیکھیں پنجاب میں میچ ہے، سندھ میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان صاحب جائیں کیمپین کریں تو ان کو بڑے گینز مل سکتے ہیں، لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ ایسا سندھ یا بلوچستان نہیں رہا، پنجاب کا بڑا سخت قسم کا فوکس تھا اور انہوں نے بڑا ہی سخت میچ ڈالا، اور جو سال ہر سال سے کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نواز کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اس کو انہوں نے تقریباً فتح کر لیا، یعنی کہ اب صرف الیکشن باقی رہ گیا تھا، عمران خان صاحب کی فتح نظر آ رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ تھا جو اب باقاعدہ ان کا گھر بن گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا، پنجاب نون لیگ کا ہوا کرتا تھا، اور خیبر پختونخوا اوور دی پیریڈ آف لاسٹ آپ کہیں کہ تقریباً 11-12 سالوں میں خیبر پختونخوا میں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، اور پھر ان میں بہت سے ان کے اہم رہنما ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کی جگہ بھی ان کے حلقوں میں کسی اور کو کھڑا کر دے، لیکن آبویسلی جو یہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہ میٹر کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم تھا۔ میں جانا چاہتا تھا، میں سننا چاہتا تھا کہ یہ دو لوگ ان کا ایگزیکٹلی منصوبہ کیا ہے۔ ابھی میں راستے میں تھا تو اچانک پتہ چلا کہ وہ تو پریس کلب آئے نہیں، پریس کلب والی پریس کانفرنس جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور اچانک اسلام آباد کے سیکٹر G64 کے کسی ایک گھر میں یہ دونوں صاحبان موجود ہیں اور وہاں پر یہ گفتگو کریں گے۔ اب پرویز خٹک صاحب نے جو گفتگو کی وہ بہت ہی مختصر گفتگو تھی، اسد کیسر صاحب ایک لفظ نہیں بولے اس پریس ٹاک میں، اسد کیسر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی واضح نہیں کہ کیا اسد کیسر اس تمام گفتگو کو انڈورس کر رہے ہیں، کیا ان کا بھی یہی موقف ہے یا ان کا اپنا پلان آف ایکشن کیا ہوگا۔ البتہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی اور جو بھی ہوا کوئی بھی اس پر خوش نہیں اور نہ ہم خوش ہیں، اور ایسی حرکت اللہ نہ کرے پھر اس ملک میں ہو، اور میں اس کو دوبارہ کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ سیاسی ماحول اس وقت بہت خراب ہے اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بہت مشکل ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پارٹی عہدہ چھوڑتا ہوں، صدارت خیبر پختونخوا کی ان کے پاس ہے، اور باقی بھی دوستوں اور پارٹی ورکرز سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کروں گا، اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، بہت شکریہ جی۔ یعنی کہ ایک تو دو باتیں انہوں نے، ایک یہ کلیریفیکیشن دے دی کہ اپنے طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ان کو حراست میں رکھا گیا ہے، تحویل میں لے لیا گیا ہے، یا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے۔ دباؤ تو ظاہر ہے کہ ہے، سب لوگوں کے اوپر دباؤ موجود ہے 9 مئی کے واقعات کا، اور اس کے بعد جو ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنماؤں کی طرف، یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اب اگر آپ اس کی مماثلت دیکھیں تو اسد عمر صاحب جو دھڑے گئے ہیں چھوڑ کر، اس میں کچھ فردوس عاشق اوان اور جو فیاض الحسن چوہان ہے، اس طرح کے لوگ ہیں جو براہ راست الزامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پر لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب پر لگا رہے ہیں، اور ان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ پھر کچھ تھے فواد چودھری جنہوں نے کہا میں نے بریک لے لی ہے، لیکن ان کی بریک جو ہے وہ چھوٹی سی بریک رہی اور وہ واپس آپ کو منظر عام پر نظر آ گئے۔ پھر شیری مزاری اور دیگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب ہم پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں، کیانی
ज़रदारी साहब ने भी यही कहा था कि पार्टी और सियासत छोड़ रहा हूँ, सियासत उन्होंने भी नहीं छोड़ी, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। शीरी मज़ारी जो है उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। तो इस सारी सूरत हाल में एक असद उमर हैं जिनके छोड़ने का तरीक़ाकार परवेज़ खटक साहब से मुमासलत रखता है। असद उमर साहब लेकिन बहुत प्रिपेयर्ड आए थे। जब वो आए थे तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, सियाको सबाक बताने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने 53 सेकंड की गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने 18-19 मिनट जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने सवालात लिए, उन्होंने जो है वो गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं की, इमरान खान पर तनकीद नहीं की, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। साथ में ये कहा कि 5 मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने अदलिया की बात की, फ़ौज की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, PDM जमातों की बात की और आवाम की, और फिर उन्होंने मज़ाकरात की बात की कि इनके दरमियान मज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, लिहाजा मैं क़यादत में रहते हुए ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं कोर कमेटी से भी अलहदा हो रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू के बाद जो वो खुलकर बोलना चाहते थे, उसके बाद हमें वो बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। 1-2 लोग जगह पर उनको जो है वो रास्ते में पकड़ा गया, उनसे बातचीत की गई और वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, लेकिन वो जो खुलकर बोलना चाह रहे थे वो उनका बोलना नज़र नहीं आया। अब जो ग्रुप्स हैं जिसमें अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये 3-4 किस्म के ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सामने आ चुके हैं और एक जो है वो टाइप अब असद उमर साहब और परवेज़ खटक जैसी भी क्रिएट हो गई है। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। उसमें अगर बड़े बड़े नामों की बात करें तो सबसे बड़े तो जाहिर है कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं। उनके हवाले से मैं बताता हूँ कि उनकी बेटी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा और मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर उनका क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, इसी तरीके से सेनेटर एजाज चौधरी हैं। फिर जो लोग गिरफ्तार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर बड़े नामों में जो है वो अली मोहम्मद ख़ान हैं, शहरियार आफरीदी हैं, दीगर भी ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं। उन तमाम के नाम जो है वो मुझे एग्जैक्टली इस वक्त सरदस्त जो है वो याद भी नहीं है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने ख़ुद ये कहा था कि मेरी अदम मौजूदगी में, मेरी मुमकिन गिरफ़्तारी की सूरत में, मुझे नाअहल कर दिए जाने की सूरत में जो पार्टी के मामलात को देखेंगे चलाएंगे वो शाह महमूद कुरैशी होंगे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इसी वजह से ये तासुर कायम हो गया था कि भाई अब शाह महमूद कुरैशी अगर टूट गए ना, जिसको इमरान खान ने अपना जानशीन बोला है कि इन्होंने मामलात चलाने हैं। और फिर परवेज़ खटक का भी इसमें तज़किरा आया था, लेकिन वो बाकायदा इस तरीके से नहीं था। मुराद सईद के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो मुस्तकबिल का लीडर होगा। तो ये शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनके हवाले से ऑब्वियसली होना तो यही था कि फिर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर अब ज़ोर लगाएं। लेकिन भाई तहरीक इंसाफ को जब मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटेंगे तो एक उसकी आइडेंटिटी जो है वो शायद ओरिजिनल जो उसके इमरान खान के साथ चलने वाले लोग हैं उनकी भी कायम रहे। शायद ज़ोर जो है उसको तोड़ने के तमाम तर लवाजमात पूरे करने के बाद एक जो है वो पार्टी, मेन पार्टी वो एग्जिस्ट करे। कितने वक्त के बाद बाउंस बैक करती है इमरान खान, कौन सी ऐसी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव कर सकते हैं, उनके पास अब कौन सी मूव्स रह गई हैं जो वो शायद कर सकते हों, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल है। शाह महमूद कुरैशी से उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अपने वकील, जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनके साथ अडयाला जेल में मुलाकात करती हैं। मुलाकात के बाद आकर वो भी 1 मिनट से कम का एक बड़ा मुख्तसर वीडियो बयान देती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर बानो कुरैशी अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के साथ अडयाला जेल मिलने आई हूँ। उनके साथ हम कानूनी मुशावरत करने आए हैं। कल इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में हमारी 3 MPO की क्वाशमेंट की ख़त्म करने की पटिशन लगी हुई है और मेरी उनसे थोड़ी सी मुख्तसर जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने मुझे एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है आप तक पहुँचाने के लिए, और वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। शुक्रिया। ये वो बयान है जो दिया गया। अब ये वाली गुफ्तगू जो है कि खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, ये तो बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से हमने सुनी। उनमें से बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो आधे रास्ते में छोड़ गए, मजबूरियाँ रहीं, दबाव था, बर्दाश्त नहीं कर सके या जो भी वजह हो, बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बयानिया है जो इमरान खान साहब का भी है और उनके, अभी आप किसी भी वर्कर से बात करें वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ चेहरे हैं, हम देखते हैं
بیٹ کے نشان کو ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو، بلے کا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان واحد وہ شخص ہیں جن کے ارد گرد یہ سب گھومتی ہے، تو ووٹ بینک جو ہے وہ ان شخصیات کا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی اور شخص کو ٹکٹ دیں گے حلقے میں، جس نے اگر کوئی الیکٹیبل چہرہ ہوتا، اگر اس نے 50,000 کے مارجن سے جیتنا تھا، تو اب ہمارا جو ایک عام ورکر ہے وہ شاید کم مارجن سے جیت جائے، لیکن جیتے گا وہی، وہ 25,000 کے، 20,000 کے یا 15,000 کے مارجن سے جیتے گا۔ اب اس سارے معاملے میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، پاکستان میں بہت سارے الیکشنز ہوئے، اب جب بھی الیکشن ہوگا اس الیکشن میں کون سی ڈائنامکس ہوں گی جو میٹر کریں گی۔ ہمارے ہاں الیکشن میں ذات پات، برادری، مسلک، فرقہ، زبان، مہاجر، غیر مہاجر، لوکل، یہ تمام چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے یہ میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کا الیکشن ہوگا جس میں کسی بھی جماعت کی فورن پالیسی کے حوالے سے جو اس کا پوسچرنگ ہے وہ میٹر کرے گی، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانیاں، اس کا عوام کے حوالے سے یہ سارے معاملات ہیں یہ بہت میٹر کریں گے۔ یہ جو برادری کا، طبقے کا، اس سارے کا ووٹ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے، یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، انہوں نے انفولڈ ہونا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بڑی پریشان کن کچھ اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک دعویٰ آپ کو یاد ہے کہ حامد میر صاحب نے کیا تھا کہ جون کا مہینہ بڑا لیتھل ہونے والا ہے، تو اس لیتھل جو ہے نا مہینہ، اس کی کچھ تفصیلات، اب کچھ رنگ اس کے نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔